नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके बारे में बात करेंगे। ये विधेयक पास हुआ 2002 में, लेकिन इसको लागू किया गया 2005 में। और इस विधेयक के अंतर्गत आपको भी बताएंगे हम कि इसमें एक शेड्यूल रहता है। उस शेड्यूल में कहा जाता है कि ये जो ऑफेंसेस है, चाहे वो 302 मर्डर हो या डकैती हो या 420 का ऑफेंस हो या और अन्य ऑफेंसेस हो, वो एक शेड्यूल में रखे गए हैं। और अगर कोई भी इस शेड्यूल के अंतर्गत जो भी ऑफेंस है उसका वो एक अक्यूज्ड बन जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और वो कार्रवाई पुलिस करती है, सीबीआई करती है। और उस कार्रवाई के बाद अगर ये जानकारी मिल जाए कि उस ऑफेंस के द्वारा किसी ने पैसे लिए हों, वो उसको कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्राइम मीन्स कोई जुर्म करना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स उस जुर्म से कोई पैसा लेना, पैसा कमाना। उस लेन देन में वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर वो उसको लॉन्डर करे, लॉन्डर का मतलब उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, जो भी आपने जुर्म के आधार पे पैसा कमाया है और पैसा लिया है, उसको आप दिखाना चाहो कि ये तो कोई जुर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कि अगर वो पैसा आप बैंक में डाल दो, कहो कि ये तो मेरी कमाई हुई है, तो वो आप प्रयास कर रहे हो कि किसी तरीके से जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया उसको आपने लॉन्डर करके ये दिखाना चाहा कि वो तो सही पैसा है, उसको हम लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जैसे आप अगर एक अपने गंदे जो कपड़े हैं अगर एक वॉशिंग मशीन में डाल दें तो वो लॉन्डर होकर सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर पैसा, जो पैसा कलंकित पैसा हो, अगर आप उसको सफ़ेद करना चाहो तो उसको लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब ये पीएमएलए एक बड़ा, इसकी चर्चा आज देश में हो रही है और इसका कैसे ज़मीन पे उपयोग या दुरुपयोग होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बड़े प्रावधान हुए, इसमें बड़े चेंजेस हुए। 2009 में हुआ, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बात हम करेंगे कि कोई भी कानून, देश में कोई भी कानून हो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो जानकारी करती है जुर्म करने की, वो उस कानून का सही तरीके से उपयोग भी कर सकती है और दुरुपयोग भी कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे कैसे पीएमएलए का जमीन पे दुरुपयोग हो रहा है और किस नजरिए से अदालतें देखती हैं उस दुरुपयोग को या उसकी उपयोगिता को। कोई भी कानून हो, चाहे वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो, चाहे वो आईपीसी हो, वो हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि ये तो एजेंसीज के ऊपर निर्भर है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ 3 युवा वकील हैं आज। युवा वकील इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि युवा वकील जो जमीन पे पीएमएलए का काम कर रहे हैं वो इस देश की जनता को बताएं कि किस तरह से इस कानून का आज के दिन दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आर्शदीप खुराना साहब से। ये लगभग 14, 15, 16 साल हो गए इनको वकालत करते और ये जाने माने युवा वकील हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इस तरफ अदित पुजारी हैं, ये भी मेरे साथ कई बार इन्होंने काम किया। सभी लोग एक्चुअली मेरे साथ काम करते रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में। तो अदित पुजारी भी इज अपकमिंग यंग लॉयर इन दिस कंट्री, तो वो भी आपको बताएंगे कि वो भी कई केसेस के करते हैं। और बाईं तरफ मुदित जैन हैं, उनका भी लगभग 14 साल की प्रैक्टिस रही है, तो वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उनके क्लाइंट के साथ कानून का दुरुपयोग होता है। पर सबसे पहले मैं आरदीप आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कानून में एक प्रावधान है
कि अगर कोई भी अक्यूज्ड जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, अगर धारा 50 में, पीएमएलए की धारा 50 में अगर उसको बुलाया जाए और वो अगर कोई बयान दे दे, तो उस बयान का उपयोग उसके खिलाफ हो सकता है ट्रायल में। हाँ, तो क्या ऐसा हो रहा है? जी सर, ऐसा प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हर एक एक्यूज्ड जो ECIR, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जरा बता दीजिए कि ECIR का मतलब क्या है? ECIR मीन्स इन्फोर्समेंट केस रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन। ये जैसे हमारे नॉर्मल ऑफेंसेस में FIR होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ED के केसेस में ECIR होती है। ED कहती है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये उनकी फाइल नंबर है, और एक बहुत देर से इस इशू पे चर्चा चल रही है कोर्ट्स में कि मतलब आपका मतलब ये है कि भाई अगर किसी से केस में ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो इस कानून को लागू करती है, वो ECIR कर ले जी, तो वो ECIR गुप्त चीज है जी, ED क्लेम करती है, गुप्त है जी, मतलब जी, कि वो अक्यूज्ड को बताया नहीं जाता, ठीक है ना, जो आरोपी है उसको बताया नहीं जाता वो क्या है जी। मतलब कि ये तो अजीब बात हो गई ना कि अगर FIR हो जी, किसी ने कहा कि साहब हमारे सामने ये जुर्म हुआ है, कत्ल हुआ है, तो उसकी FIR होती है जी, और जो भी इसमें आरोपी होता है उसको पता होता है कि मेरे खिलाफ क्या है, बिल्कुल पता होता है। तो PMLA के अंतर्गत जब ECIR हो जाए, उस ECIR का जो मुजरिम होता है उसको नहीं पता रहता, आरोपी होता है उसको नहीं पता रहता इसमें है क्या। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ, और आप ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है कि ECIR की कॉपी एक्यूज को दी नहीं जाती, और एक्यूज को तब पता चलता है जब एक सेक्शन 50 का समन उसके पास आता है और समन के ऊपर एक ECIR का नंबर लिखा होता है। बहुत सारे केसों में हमने जब ED से पूछा कि भाई हमें ये समन आया है और ECIR नंबर हमें इस पर लिखा है, आप ECIR की कॉपी दीजिए, तो ED इसको क्लेम करती है कि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये हमारा फाइल नंबर है और हम इसको नहीं देंगे। तो आपको नहीं पता रहता कि आपको किसके लिए बुलाया? नहीं पता रहता। तो और ये कोई भी आपके सवाल पूछ ले, कोई भी, हम एज अ विटनेस बुलाया है, एज अ एक्यूज बुलाया है, एलिगेशन क्या है, समन से कुछ नहीं पता लगता है, बिकॉज समन में सिर्फ ये लिखा होता है कि ये ECIR नंबर है, इस ECIR के सिलसिले में आपको समन किया जा रहा है, आपकी पर्सनल अटेंडेंस की आवश्यकता है, और अगर आप नहीं आएंगे तो इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस, एंड आपसे जो पूछा जाएगा ओथ पे पूछा जाएगा और आपको सच बोलना है। तो आपको ये नहीं मालूम कि हमारे से आपसे क्या पूछा जाएगा? नहीं पता होता। और एक सिर्फ सर उसमें एक एनेक्चर लगा होता है ये समन के साथ, जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, साथ में कैरी करिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, अपनी बैलेंस, कंपनीज की बैलेंस शीट, क्या क्या बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगी जाती है, पर उससे भी आपको नहीं पता लगता कि एलिगेशन क्या है आपके खिलाफ। तो आदित्य ये बताओ मुझे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तो अगर किसी को बुलाया जाए तो या उसको विटनेस बतौर बुलाया जाता है या अक्यूज बतौर बुलाया जाता है, ठीक है ना, उसको पता रहता है कि मैं विटनेस हूँ या मैं आरोपी हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन ये PMLA में ऐसा क्यों नहीं है? एक मिनट के लिए अगर हम ऐसे देखें कि ऑर्डिनरी केस में अगर किसी व्यक्ति को कुछ समन्स आते हैं तो वो क्या करता है, फॉर अ मोमेंट अगर हम देखें कि अगर मुझे एज अ नॉर्मल ऑफेंस, IPC ऑफेंस में मुझे पुलिस से एक समन आता है तो मुझे अंडर 160 आएगा या अंडर 41 ए आएगा। जरा बता दीजिए 160 CRPC ये होता है कि वो अगर पुलिस आपको विटनेस के तौर पे बुलाई जा रही है या अभी तक आपका पोजीशन श्योर नहीं है कि आप विटनेस हैं या अक्यूज हैं, तो आपको 160 के अंडर वो बुलाते हैं बिकॉज यू आर अक्वेंटेड विद फैक्ट्स ऑफ द केस। एंड अंडर 41 कैपिटल A आपको तब बुलाया जाता है व्हेन दे थिंक दैट यू आर इन द शूज ऑफ एन अक्यूज्ड एंड आपने जो ऑफेंस किया है वो 7 साल से नीचे पनिशेबल है, तो वो आपको दे डिसाइड कि आपको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है प्रोवाइडेड यू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है सर कि अगर हमें IPC के किसी केस में अगर हमें 41A का भी नोटिस आ जाए एज एन अक्यूज्ड, तो क्या कर सकता है व्यक्ति कि वो उस पर FIR नंबर होता है, उस FIR नंबर को देख के वो वेबसाइट पे जा सकता है ऑनलाइन टू चेक कि इस FIR में मेरा क्या रोल है, मेरा रोल क्या है, पहले FIR में आरोप क्या है, ऑफेंसेस कौन से हैं और मेरा रोल क्या है। अगर वो अपलोडेड ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि वो अपलोडेड हो, अगर अपलोडेड ना हो तो वो मजिस्ट्रेट या लोकल पुलिस स्टेशन जाके
ही कैन डिमांड एन एफआईआर एज अ मैटर ऑफ राइट, करेक्ट, ताकि उसको पता चले कि वो किस विषय में जा रहा है पुलिस स्टेशन। पर ऐसा कोई हक ईसीआर में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर। और इसमें जो दिलचस्पी की बात है वो ये है सर कि जहाँ जहाँ लोगों ने ईसीआईआर मांगने की कोशिश करी है, कोर्ट गए हैं, कुछ केसेस में ईडी डज ए कंसेंट ऑर्डर, वो दे देते हैं ताकि इफ अ जज इज गोइंग टू पास वो एन तो ऑर्डर। पुरानी बात हो गई जी सर। अदिति जी, अभी तो आज के दिन जी सर। जो रवैया ये है कि ईसीआईआर की जो भी उनके पास ईसीआईआर, उसके बारे में वो आरोपी को बताते ही बताते ही नहीं है सर, वो बताते नहीं। मतलब ये एक ऐसा कानून हुआ कि आपको बुला लिया गया, आपको ये नहीं मालूम कि विटनेस के तौर पे बुला रहे हो, आरोपी के तौर पे बुला रहे हो, आपसे कोई स्टेटमेंट बयान ले लिया और बयान आपके खिलाफ ही कर दिया, बिल्कुल आपके एंड एडमिसिबल अगेंस्ट यू एंड अदर्स एंड अदर्स एंड अदर्स। एंड अदर्स। तो ये तो बहुत, और इसमें सर अब तो आगे बात चलेगी, लेकिन ये जो समन्स आते हैं, किसी को 1 2 3 4 5 समन्स आए, उन्होंने 5 बार अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाते हैं वो ऑन ओथ होते हैं और उनमें कोई भी पृष्ठ नंबर नहीं होता है एज अ डेली डायरी। तो वो भी एक परेशानी की चीज़ हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने 3 ऐसे स्टेटमेंट दिए पहले बुलाए जाने पर। लेकिन दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीजर को बहाल रखा है। उन्होंने कहा है कि जो ईसीआईआर है, इसकी जानकारी ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट का विजय मदन लाल चौधरी का फैसला है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो ये भी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। दूसरी बात ये, आपने बहुत एक अहम मुद्दा उठाया कि अगर किसी को बुलाया जाए और उसको वो एक दिन स्टेटमेंट देता है, कोई भी बयान देता है, फिर 5 दिन के बाद उसको दोबारा बुला के एक और बयान देता है, फिर 15 दिन के बाद और बयान देता है, ऐसे 5 बयान देते हैं। तो जब कंप्लेंट फाइल होती है उसके खिलाफ, तो जो ईडी है वो कोई भी बयान उठाकर, 5 में से कोई एक बयान उठाकर, हाँ, उसको कंप्लेंट में डाल देते हैं और बाकी 4 बयान छोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी जानकारी कोर्ट में नहीं आती और आपका कोई हक नहीं ये कहने को कि भैया सारे बयान हमारे सामने रखो। मुदित जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर, उन बयान को वो बोल देते हैं अनरिलाइड है, और उन बयान के बेसिस पे वो कहते हैं कि आप पे जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा, अगर चार्ज फ्रेम हो, सिर्फ उसके बाद आपको उसको देखने का हक है। अच्छा। सो जब तक आप पे केस चल रहा है तो आप कोर्ट को ये भी नहीं बता सकते कि सर मैंने एक्स बोला है, आज ईडी सिर्फ वाई का बयान रख रही है, तो मेरे पे चार्ज भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सारे बयान एडमिसिबल है। अच्छा। अगर सारे बयान एडमिसिबल है और मैंने पहले एक्स बोला और बाद में आपने किसी भी कारणवश में से वाई बोला दिया, उस कारण के पीछे प्रेशर हो सकता है, उस कारण के पीछे बहुत चीजें हो सकती हैं, वो बयान आप कहते हैं पढ़ा जाए और बाकी सारे बयान को इग्नोर कर दिया जाए। तो ये तो मैं समझता हूं कि भाई बेसिक कानून का उल्लंघन है। ये तो आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये तो उसका उल्लंघन है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये कहे या ईडी ये कहे कि ये 5 बयानों में से मैं 4 को तो नज़रअंदाज कर दूंगा और एक बयान के आधार पे मैं आपको प्रोसिक्यूट करूंगा, और आरोपी को ये भी हक नहीं कि बाकी चारों बयान उसको मिल जाएं, ताकि हम कोर्ट को बता सकें कि साहब ऐसे ऐसे बयान लिए गए, ऐसे ऐसे जो बयान थे वो इम्प्रूव किए गए। हाँ, और जब तक चार्ज नहीं फ्रेम होता, जैसे आप कहते हैं, इन बयानों को बोला जाता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। अच्छा, तो ठीक है। आपने अर्शदीप कोर्ट में कहा कि साहब सारे बयान देने चाहिए? बहुत, हम हर कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाते हैं कि सारे बयान दी जाए। और इस पे सर एक और बहुत बड़ा इशू है। हाँ। हम जब बेल लेने जाते हैं कोर्ट में, और आपको भी पता है कि इसमें एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है जिसके बारे में आप बेल के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। बट जब बयान नहीं होते सर मेरे पास सारे, तो मेरे को ये बेल लेने में भी दिक्कत आती है। और बेल का स्टेज चार्ज की स्टेज से बहुत पहले का स्टेज है। सही बात। तो मैं बहुत बारी ये सिचुएशन आती है कि हम कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे रिलाई करना चाहते हैं बेल के लिए, बट वो स्टेटमेंट कंप्लेंट के साथ लगी नहीं होती, तो हमें बहुत दिक्कत आती है उसमें। तो फिर अगर आप याचिका डालते हो जी, कोर्ट में कि साहब बयान हमें दिखाई देने चाहिए, तो वो कहते हैं वो नहीं दिखाएंगे, कोर्ट में नहीं दिखाना। जी जी सर, ये मुद्दा भी चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, हाई कोर्ट में भी ये इशू चल रहा है कि जैसा कि इनको अनरिलाइड स्टेटमेंट्स कहा जाता है कि वेदर दिस स्टेटमेंट शुड बी गिवन और नॉट, ये इशू अभी कोर्ट डिटरमिन कर रही है। कुछ टाइम तक पिछले 8-10 साल में जो लॉ था उसमें मिल रही थी,
अब एक फिर जजमेंट आई, उसके बाद में ईडी ने स्टैंड लिया है कि ये स्टेटमेंट्स नहीं दी जाएगी। जो भी अंडरलाइड डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट है वो ईडी का स्टैंड है कि चार्ज के बाद ही दी जाएगी। अंडरलाइड का मतलब कि जिस स्टेटमेंट के आधार पे जी वो आपको प्रोसिक्यूट करते हैं जी वो तो रिलाइड हो गई, जी ठीक है ना। जी। और जो समझते हैं कि स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट के आधार में आपको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे तो वो अनरिलाइड हो गई। इन्वेस्टिगेटर की हालांकि हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपके पक्ष में हो, हमारे पक्ष आरोपी के में, पक्ष जी, में हो। जी, जी। और कोर्ट भी इसको नजरअंदाज करता जी है। जी जी तो ये तो बहुत मतलब के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया। जी। सर एक्चुअली इसमें तो कोर्ट के पास ये भी तरीका नहीं है पता करने का कि इन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं कि नहीं करे हैं। जैसे नॉर्मल आईपीसी केस में क्या होता है कि 172 जो डेली डायरी होती है उसमें एक अमेंडमेंट आया था सीआरपीसी में कि इट हैज़ टू बी पैजिनेटेड एंड इट शुड बी ड्यूली वॉल्यूम्ड। तो पता चलता है कि अच्छा पेज नंबर 10 के पहले 8 पेजेस थे जो यूज़ हुए हैं इस केस में ऑफ द पुलिस डायरी। नहीं, आप बता दो दर्शकों को जी। कि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जी। ये एक प्रावधान है जी सर। कि पुलिस अफसर अगर कोई एफआईआर पे तफ्तीश करेगा बिल्कुल। तो वो एक डेली डायरी रखेगा। बिल्कुल। उस डेली डायरी में पेजेस होंगे 1 2 3 4 और रोज के रोज जो भी बयानात देता है उस केस से संबंधित उस केस से संबंधित होंगे ताकि मजिस्ट्रेट दे सके कि हर एक दिन इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई और किस तरह से हुई। बिल्कुल। लेकिन ये प्रावधान पीएमएलए में नहीं है, पीएमएलए में नहीं है सर। मतलब कि डेली डायरी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और इसके कारण कई बार पता नहीं चल पाता है कि किसी व्यक्ति ने इसके पहले कितने स्टेटमेंट दिए हैं या ईडी ने और कितने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं किसी और व्यक्तियों के, क्योंकि अभी तो बातचीत चल रही है सर किसी व्यक्ति की जिसको पता है कि उसके 5 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। यदि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बगल में अर्शदीप के भी 3 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं और मेरे फेवर में अर्शदीप जी ने कुछ बोला है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बिकॉज लेटर ऑन इफ इट इज ब्रॉट बिफोर कोर्ट आई कुड शो कि आई वाज इनोसेंट। So there are ways where these procedural safeguards apply, लेकिन वो ईडी केसेस में वो procedural safeguards कई बार नहीं मिल पाते हैं। कई बार क्या मिलते ही नहीं, अगर यही कानून है तो कैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलते ही नहीं है। सेक्शन 65 के हिसाब से पीएमएलए पे भी सीआरपीसी एप्लीकेबल है अगर पीएमएलए कुछ कॉन्ट्रेरी नहीं बोलता है। पीएमएलए केस डायरी के बारे में कुछ कॉन्ट्रेरी नहीं बोलता तो पीएमएलए में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक केस डायरी बनानी चाहिए। तो विजय मदनलाल चौधरी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसको नहीं कर डायरी की जरूरत ही नहीं है। इस चीज के बारे में उन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि नहीं है, लेकिन उनकी डायरी जो है वो सिर्फ छेद करी होती है तो उसमें कागज कभी भी निकाल दिया जा सकता है, कभी भी लगा लिया जा सकता है। वो वॉल्यूम में नहीं, पैजिनेटेड नहीं, वो पैजिनेटेड है। और वो बयान में ये भी नहीं लिखते हैं दिस इज इन फर्दरेंस ऑफ स्टेटमेंट 1 2 3 4 5। अच्छा। जब भी 160 का बयान होता है उसमें लिखा जाता है इन फर्दरेंस टू स्टेटमेंट डेटेड डैश 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 एंड डैश। सो किसी आदमी को ये पता लग सकता है कि इस बंदे के 4 बयान हो चुके हैं। करेक्ट। लेकिन पीएमएलए में नहीं पता लगता और पीएमएलए में सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं किसी और के खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है बयान। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जिसके खिलाफ पढ़ा जा सकता है उसको भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला, उसको भी नहीं मालूम कि पहले 4 बयान में मैं मना कर रहा हूं मैं इसको नहीं जानता और 5वें बयान में मैंने बोल दिया मैं इसको जानता हूं। तो देखिए आर्टिकल 21 कहता है कि नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब तो प्रोसीजर मतलब कि कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो प्रोसीजर है, लेकिन पीएमएलए में तो ऐसा कोई प्रोसीजर है ही नहीं। तो आप मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन कैसे कर सकते हो अगर आपके पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है? तो ये तो बहुत भारी बड़ा सवाल है जो आपको रोज के रोज फेस करना पड़ता है। और आशदीप आपने सही कहा कि अब अगर आप बेल लेने जाओगे, अब बेल बताइए बेल किस आधार पे मिलता है पीएमएलए में, जरा बताइए दर्शकों। बेल का प्रोविजन बहुत स्ट्रिंजेंट है पीएमएलए में। ये ऐसा प्रोविजन है जो हमारे पहले टाडा पोटा इन लॉज का प्रोविजन था। तो ये पीएमएलए वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स है इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जहाँ पे प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया। प्रोविजन कहता है नॉर्मल बेल प्रोविजन अगर आप आईपीसी के ऑफेंसेस में बेल लेने जाते हैं तो नंबर 1 ओनर्स हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। पीएमएलए में इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। बेल की स्टेज पे जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो मुझे कोर्ट को दिखाना है कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो ये एक दो बातें हैं। एक तो पब्लिक जब आप याचिका डालो बेल के लिए जी। तो धारा 45 पीएमएलए की कहती है कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सुनवाई बिना बेल नहीं हो सकती। पहली तो बात ये है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट जो भी दस्तावेज हैं उनके आधार पे अगर कोर्ट
इस नतीजे को पहुंचे जी। कि आप आरोपी हो ही नहीं सकते, guilty आप नहीं। इनोसेंट हो, जी। दैट यू आर नॉट गिल्टी ऑफ द जी, ऑफेंस, जी, ठीक है ना, जी। तभी आपको बेल जी, मिलेगी। जी। तो उस स्टेज पे जब आपके पास स्टेटमेंट्स नहीं है, जब आपके पास ये नहीं है कि किस आधार पे मुझे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ECR तक ECR तक नहीं है, तो आप कोर्ट को कैसे बताओगे कि मैं बेकसूर हूं? एंटीसिपेटरी बेल में बहुत दिक्कत आती है। आज मुझे 50 के समन में बुला लिया गया, मुझे एप्रीहेंशन है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा। अब ये बताइए दर्शकों को कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है? एंटीसिपेटरी बेल होती है जब आदमी कस्टडी में नहीं है पर एप्रीहेंड करता है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए वो कोर्ट जा सकता है इन द एंटीसिपेशन कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो राइट। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हक CRPC है। 438 में ये राइट दिया गया है। हाँ। और बहुत बारी हम PMLA के केसेस में ये देखते हैं कि मुझे 50 का समन आ गया जहाँ कोई एलिगेशन नहीं लिखी है, कोई डिटेल नहीं लिखी है, मेरी एप्रीहेंशन है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, पर मैं कोर्ट जाके इस थ्रेशोल्ड को कैसे मीट करूंगा? मेरे पास ECR ही नहीं है, और वो कोई बयान भी नहीं मेरे है। पास बयान नहीं है, मेरे पास एलिगेशन नहीं है कि मेरे खिलाफ केस क्या है, मुझे ये नहीं पता है। तो जब मुझे यही नहीं पता कि मेरे खिलाफ केस क्या है, तो मैं कोर्ट को जाके ये कैसे सेटिस्फाई करूंगा दैट आई एम नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हम फेस करते हैं। नंबर 2, रेगुलर बेल के केसेस में, रेगुलर बेल होती है कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है या आपको कोर्ट ने समन करके बुलाया है कंप्लेंट के बाद, जब आपको कोर्ट से जाके बेल लेनी है, उस सिचुएशन में भी आपको इस थ्रेशोल्ड को मीट करना पड़ता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, कितने दिनों में कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है ED को? कोई इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा। टाइम लिमिट तब आती है अगर किसी को ये अरेस्ट कर लेते हैं तो 60 दिन के अंदर इनको अपनी कंप्लेंट डालनी पड़ती है, नहीं तो उस व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल मिल जाती है। मतलब अगर 60 दिन के बाद करें जी। तो निश्चित रूप से उसको 61 बेल मिल दिन पे जाएगा। 61st डे पे एज अ मैटर ऑफ राइट हाँ, उनको बेल उनको मिल बिल मिल जाती है। लेकिन अक्सर वो 60 दिन पे 60 कर दिन देते से कर देते हैं। हैं। और फिर भी 99 धारा out of 100 और फिर भी धारा 45 लागू रहती है, जी, फिर भी धारा 45 लागू रहती है। तो उसमें भी वक्त तो लगता है। हमने आज तक सर ऐसा कोई केस नहीं देखा जहां 60 दिन में उन्होंने कंप्लेंट नहीं धारा फाइल की हो, और हमें रेगुलर बेल फिर कोर्ट से लेनी पड़ती है, वो भी नहीं मिलती। और वो बहुत मुश्किल है क्योंकि उस स्टेज पे इन्वेस्टिगेटर ने तो वही मटेरियल लगाया है जो वो लगाना चाहता है, वही स्टेटमेंट लगाई है जो वो लगाना चाहता है, वही डॉक्यूमेंट लगाया है वो लगाना चाहता है। मेरे पास कोई राइट नहीं है उस स्टेटमेंट को देखने का, उस स्टेटमेंट को लाने का, मेरे फेवर के डॉक्यूमेंट लाने का। मेरे पास उस स्टेज पे कोई राइट नहीं है जिस स्टेटमेंट पे वो रिलाई कर रहा है उस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने का, जो वो राइट मेरे को मिलेगा ट्रायल की स्टेज पे। उस बीच बेल नहीं हो, उस बीच में मेरी बेल नहीं तो होती। कई महीने कई साल गुजर जाते हैं। साल लग रहे हैं सर, साल 1.5 साल 2 साल लग रहे हैं PMLA की बेल मिलने में। और ट्रायल वो चालू नहीं करते हैं, और ट्रायल को चालू नहीं ट्रायल चालू ही नहीं करते हैं, 60 दिन में फाइल कर देते हैं, हाँ। ये बोलते हुए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन इस बंदे के खिलाफ कंप्लीट हो गई है, बाकियों के खिलाफ जारी है। लेकिन वो कंटिन्यू करते रहते हैं। करेक्ट। और कई केसों में तो 6-6 8-8 साल से भी चल रही है। और सिर्फ बयान नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी पता नहीं लगते हैं। अगर उन्होंने 4 जगह से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे हैं जो मेरे फेवर में है, वो उसको भी अनरिलाइड में डाल देते हैं। अच्छा। तो मुझे बयान भी नहीं पता, मुझे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता, तो मेरे फेवर का कुछ लगाया नहीं है, लेकिन मुझे साबित करना है अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट से कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। आई थिंक जो एक अगेन कमिंग बैक टू CRPC में क्या होता है सर, क्योंकि अगर चार्जशीट डलती है CRPC IPC केसेस में, नॉर्मल नॉन PMLA केसेस में, तो उसमें चार्जशीट के साथ एक सीजर मेमो डलता है जो पुलिस बताती है कि अच्छा हमने इस केस में ये सब चीज़ें इस दिन को सीज़ करी हैं, अगले दिन पे ये सब चीज़ें सीज़ करी हैं। अब जो हमने बताया सर कि जैसे केस डायरी हुई नहीं तो हमारे पास सारे स्टेटमेंट्स नहीं हैं और आइडिया नहीं है कि कितने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हो सकते हैं। बट सेकेंड, हमको ये भी नहीं पता है सर कि इस केस में डॉक्यूमेंट सीज कौन से हुए, क्योंकि ईडी का कोई पंचनामा रहता है, वो सेक्शन 50 स्टेटमेंट को भी, वो सेक्शन 50 समन्स को भी अनेक्स नहीं करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बुलवाए हैं किसी विटनेस से। तो वी आर प्लेइंग ब्लाइंड इन दीज केसेस, बट वी हैव टू शो दैट वी आर नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। दैट इज अ डिफरेंस। ताश के पत्तों में तो ब्लाइंड खेलते हो तो कई बार जीत भी जाते हो। तो वो जीतना कभी कभी और कभी बड़े दिन बाद जीत मिलती है। क्योंकि वहाँ पे डीलर को नहीं पता होता कागज पत्तों में क्या है, यहाँ डीलर को यहाँ पे पता है डीलर पत्तों को में क्या पता है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। आदित्य, आप उसका बताइए मुझे कि ईडी ने आपको बुला लिया और वो आपको मालूम है कि भाई वकील तो वहाँ रह नहीं सकता, और मैंने सुना है कि अक्सर धमकी देकर, धमकियों से भी
बुलवाया जाता है कि कई बार मैंने सुना है, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन सुना है लोग आकर कहते हैं कि साहब ये बोला इसका नाम ले ले या इसका नाम ले ले, क्योंकि उनका नज़रिया, आपको तो उन्होंने गिरफ्तार कर दिया लेकिन नज़रिया किसी और के होता है, पे होता है। तो ये क्या सच है? सर ये है तो सुनना भी हमने भी है, लेकिन बात जो ये है सर कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चलती है और वो इसको जो हम बोलते हैं कन्फ्रंटिंग विटनेसेस और इंटेरोगेटिंग विटनेसेस की जो और अक्यूज्ड की जो बात चलती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था सर परमवीर सैनी। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपने जब भी पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति को बुलाना है, पहली तो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा होने आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके जस्टिस नैरिमैन की जजमेंट। बिल्कुल सर। तो उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि जब इंटेरोगेशन चले इट शुड बी डन इन अ प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू बी एक्सेसिबल और द सीसीटीवी कैमरा इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल, करेक्ट, ताकि पता चले कि किस तरीके का प्रेशर पड़ा है व्यक्ति पे, और अगर प्रेशर पड़ा नहीं है तो दिखता है साफ साफ। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है सर कि कई बार ईडी के केसेस में, इनफैक्ट नॉर्मल पुलिस केसेस में भी कोई माइक वाइक वगैरह लगा नहीं रहता, इट इज ओनली द सीसीटीवी कैमरा। लॉयर इफ entitled to be present at best is at visual but not audio डिस्टेंस पे। बट what happens is सर कि अगर किसी व्यक्ति को बोलना है कि मेरे पे दबाव डला है तो हंसते हंसते भी ईडी वाले कोई पूछ सकते हैं कि नहीं अगर तुम बताओगे नहीं तो हम किसी को ये कर सकते हैं। आई एम सेइंग हाइपोथेटिकली, हुआ है नहीं हुआ है हमें मालूम नहीं है, बट दीज सेफगार्ड्स, मुझे कहता है उसे मालूम है, जैसे पूछूंगा। तो सर ये दीज सेफगार्ड्स आर नॉट देयर एंड दे शुड बी देयर गिवन द काइंड ऑफ। तो क्या करते हैं अगर सीसीटीवी कैमरा चल रहा हो, ठीक है ना, तो वो तो रोक तो सकते ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं? सर कई बार क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं विद इन द ईडी ऑफिस, आउटसाइड अ पुलिस स्टेशन ऑल्सो, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ईडी, बट गिवन द काइंड ऑफ, सर ईडी के पास दे डोंट हैव टू प्रिस्क्राइब देमसेल्व्स टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उनका ना कोई, अनलाइक सीबीआई जो अक्यूज के फेवर में चीज़ें होती हैं वो मैनुअल में लिखी रहती हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं, ईडी मुझे बुलाती है, मैं आरोपी हूँ, उनके नज़रिए में आरोपी हूँ, और उस कैमरे वो उसका रिकॉर्ड होता है जो भी बातचीत कर रहे हैं, फिर ईडी उठाकर किसी और कमरे में ले जाती है जहाँ कैमरा ना हो, उदाहरण के तौर पर पूछा, उदाहरण ना हो, और उससे कई बातें करती हैं, वो तो रिकॉर्ड होता नहीं है, और फिर वो वापस उसी कमरे में आ जाते हैं, और इस बीच में धमकी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है या नहीं हो सकती हम नहीं कह सकते, लेकिन हो तो सकती है। बिल्कुल सर। अगर ये सही है तो फिर कोर्ट को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या धमकी दी गई, क्योंकि वो दूसरे कमरे में ले जाएंगे। तो इसका कोई है कोई सोल्यूशन? सर लोग कहते हैं कि ईडी के केसेस में रिट्रैक्शंस बड़े होते हैं। अच्छा, जो जो रिट्रैक्शंस होते हैं वो ये होता है कि हमने सेक्शन 50 स्टेटमेंट दिया है, लेकिन कोर्ट में जाके एक याचिका डलती है उसके कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो हम रिट्रैक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो होता है सर, तो वो पॉसिबिलिटी तो होती है हमेशा की। वो रिट्रैक्शन का तो मतलब नहीं ना, कौन मानता है रिट्रैक्शन को? रिट्रैक्शन मतलब मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने वापस ले लिया, या दिया था मैंने वापस ले लिया, गलत है, इन्होंने में धमकाया था और इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया, मैंने वापस ले लिया, ये रिट्रैक्शन का मतलब है। लेकिन कोई कोर्ट मानता नहीं है। बट मुझे आपने एक बार मेरे से आपसे बात हुई थी, कोई ऐसा है? सर प्रेशर जो हम समझते हैं, जो हमें बताया जाता है, वो है बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रेशर। अच्छा, अब वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इज टू सम एक्सटेंट जिसमें बंदा अपने आप प्रेशर में आके बहुत कुछ बोल देता है। अच्छा, अब वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ये हो सकता है कि बंदे को बुला के बहुत देर बिठा दिया, आपने पानी नहीं पिलाया, आपने 6-6 8-8 घंटे बिठा के रखा हुआ है, अच्छा, किसी को बुला के खड़ा करके रखा हुआ है, बैठने की भी नहीं दिया है। सो अब वो उस प्रेशर में फिर अब जब बयान दे रहे होते हैं, कोई AR भी गया है जिसका कंपनी से वास्ता नहीं है, जिसने 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, उसको बोला जाएगा तू अपने पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले आ, तो अपनी पर्सनल फैमिली की सारी डिटेल देते। अब वो इतना पढ़े होते हैं PMLA और ED के बारे में कि वो उनके माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, चाहे वो कुछ पूरा क्लियरली बोले या ना बोले। ये बात होती है। दैट इज वेरी। तो आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि साहब मुझे मारा गया? बहुत सारे केसों में हमने जाना है ये चीज़ कि ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? हाँ आपके क्लाइंट ने आपको बोला? हाँ जी सर। लेकिन वो बात सामने आती नहीं, क्योंकि डरते हैं लोग। सर क्योंकि वो कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ बोला, या आपको अरेस्ट कर लिया या आपके किसी जानने वाले को अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट के बाद कोई 2 साल जेल तो नहीं रहना चाहेगा। तो दिस इज इजियर टू सफर देन टू सफर अ 2 ईयर कस्टडी। बट असली ये नहीं होता कभी कि भाई ऐसा है, ठीक है,
तुमने मैं आपकी जो वाइफ है उसको बुला लेंगे हम, ऐसे भी सर ऐसे हमारे बहुत क्लाइंट्स ने बताया कि इस तरह का भी प्रेशर डाला जाता है। सर साथ में फियर ऑफ अरेस्ट सबसे बड़ा प्रेशर है जो हमने प्रैक्टिकली देखी है चीज़। और बहुत बारी हमारे क्लाइंट्स ने हमें बोला है कि उनकी क्वेश्चनिंग के दौरान एक अरेस्ट मेमो ले आते हैं कि जी अभी हम ये देखिए आपको अरेस्ट करने वाले हैं। उस फियर में, उस डर में क्लाइंट फिर उनके हिसाब से स्टेटमेंट देता है। ये एक तरीका है सर प्रेशर में डालने का, फियर ऑफ अटैचमेंट। एक तरीका है आपके बेटे को बुला लेंगे, हाँ, आपके एक तरीका है कि बहुत देर बिठा के रखते हैं। जो हमने क्लाइंट से अपने जाना है 10-10, 12-12 घंटे वो मेंटली एग्जर्ट हो जाता है आदमी, और उस एग्जर्शन में, उस प्रेशर में वो जाके कहता है जो बोलना है आप बोल लो। हाँ, मतलब कि जो आप बुलवाना है बुलवा लीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। मुझे घर जाने दीजिए, मुझे आप हाँ तंग ना कीजिए, मेरी बीवी को तंग नहीं करना, मेरे बेटे, मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सारी फैमिली के, फादर मदर। अब इसका मुझे समझ नहीं आया, तो ये मैंने भी अक्सर देखा है और आदित्य कई बार मुझे बताता है और मैंने देखा भी है कि वो सबसे पहले तो भेजते हैं कि आप अपनी पिछले 10 साल की इनकम टैक्स स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है, फिर अपनी वाइफ की 10 साल की दीजिए, फिर आपकी फैमिली की 10 साल की दीजिए, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मांगते हैं, ठीक है ना। क्यों मांगते हैं ये नहीं मालूम, उसका ताल्लुक क्या है उस इन्वेस्टिगेशन से ये भी नहीं मालूम। हाँ, तो वो दिए जाते हैं। फिर उन स्टेटमेंट्स को देखकर ये भी मुझे जानकारी मिली है, उन स्टेटमेंट्स को देखकर एक नई कार्रवाई भी शुरू कर देते हैं और एक नए सवाल भी उठा कर देते हैं। तो ये कोई कानून नहीं कहता कि किस आधार पे ये सब बुलाया जाता है, जब तक उसका ताल्लुक उस जुर्म से ना हो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या कानून में होना चाहिए? सर मैं बार बार वापस सीआरपीसी पे आ रहा हूँ, और अगर हम सीआरपीसी देखें जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है कि आप वही डॉक्यूमेंट को बुलवा सकते हैं किसी व्यक्ति से। विटनेस अक्यूज तो थोड़ा दूर भी रहता है, बट फ्रॉम अ पर्सन यू कैन ओनली कॉल दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप बुलवा सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास ना ECIR है, तो हमें एलिगेशन नहीं मालूम है। आपने बुलवा लिए 10 स्टेटमेंट पिछले 10 साल के, उसमें से क्या नेसेसरी है क्या डिज़ायरेबल है वो भी हमें एडवाइस करने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो क्लाइंट पूछते भी हैं कि हम इनको देना हमारा आवश्यक बनता है, नहीं बनता है। हम तो कहते हैं हमेशा कि दे दीजिए क्योंकि और तो मैं तंग करेंगे। तो वो नॉन कोऑपरेशन का झांसा देके सर कई बार और भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो सवालात पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं इंटेरोगेशन के द्वारा, क्या उसकी कॉपी आपको दी जाती है? नहीं सर। वो क्यों नहीं? अगर आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनका उत्तर देते हैं तो कानून के अंतर्गत ये तो सही होना चाहिए कि आप सवाल पूछते हो, मैंने जवाब दिया, उसकी कॉपी तो मुझे मिलनी चाहिए। सर कॉपी क्या, हमें वो नोट भी नहीं करने देते हैं। आपने क्या चीज़ पूछी है वो नोट भी नहीं करने देते हैं। सो अगर किसी से 20 पेज का बयान दिया है तो वो बाहर आके ये याद भी नहीं कर सकता कि 20 पेज में मैंने किस किस चीज़ का बयान दिया। बट ये क्यों नहीं देते? सर वो कहते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन टुडे यू हैव नो राइट। बट आई हैव वो तो मैंने क्या कहा, किस सवाल के पूछा गया, वो तो मेरा हक हुआ ना कि मुझे पता लगना चाहिए मैंने क्या किया, ताकि आगे में, क्योंकि होता क्या है, ये भी मैं कई बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोर्ट में जाकर वो कहते हैं कि साहब इसने कोऑपरेट नहीं किया, वो इसके कोऑपरेट नहीं किया, ये सवाल का जवाब ठीक नहीं दे रहा, ये इधर उधर की बातें कर रहा है, सवाल हमने सीधा पूछा ये उल्टे जवाब दे रहा है, तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब जब तक वो सवाल कोर्ट के सामने रखे ना जाएं और जवाब मुजरिम के रखे ना जाएं, तो कोर्ट कैसे नतीजे पे पहुंचेगी कि भाई कोऑपरेट नहीं कर रहा? वो भी नहीं होता। तो कोर्ट को सर एक सील्ड कवर में फाइल दे देते हैं। हाँ, तो वो सिर्फ कोर्ट देख सकती है, प्रोसिक्यूटर देख सकते हैं और ईडी देख सकती है। ना एक्यूज देख सकता है ना एक्यूज का काउंसिल देख सकता है। तो 100 सवाल में 3 सवाल को आप फ्लैग करके दे देंगे तो वो ये भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता सर ये यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है आप उसे देखिए कि मैं पहले क्या बोल रहा हूँ और मैं अब क्या बोल रहा हूँ, मैं वो भी नहीं बता सकता कोर्ट को। नहीं, कोर्ट को इतना वक्त होता है? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई वो सारी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड है शुरू से आखिर तक चले, क्योंकि ये सारा मामला तो मेरे ख्याल कुछ ही चंद मिनटों में खत्म हो जाता है। जी ठीक बात है? जी बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कोर्ट भी नहीं, इतना वक्त कोर्ट के पास भी नहीं होता। हमारे एक्सपीरियंस में एलिगेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन लगा दी जाती है।
एंड दैट इज़ ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल। हालांकि अब पिछले 6-8 महीने में थोड़ा सा इसमें लॉ क्लैरिफाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि एक सर, और आर्टिकल 20 आप जैसे जानते हैं, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिकग्नाइज जस्टिस ओका की जजमेंट, जस्टिस ओका की जजमेंट है। एंड एक और अभी सर जजमेंट आई है संतोष, पहले सर थी संतोष की जजमेंट थी जस्टिस कुरियन जोसेफ की, और वो लॉ को अब ईडी के कंटेक्स्ट में फॉलो किया गया है 2 रिसेंट जजमेंट्स में, जहाँ ये कहा गया है कि नॉन कोऑपरेशन इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, क्योंकि हर व्यक्ति, हर एक्यूज्ड के पास, विटनेस के पास ये राइट है कि वो अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दे, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो एज एन एजेंसी ईडी किसी को फोर्स नहीं कर सकती कोई गुनाह एडमिट करने के लिए, कोई एलिगेशन, कोई ट्रांजैक्शन को एडमिट करने के लिए। और अगर आदमी अपना, जो भी व्यक्ति अपना राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन इन्वोक करता है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज नॉन कोऑपरेशन। तो थैंकफुली अब वो लॉ जाके क्लैरिफाई हुआ, नहीं तो हम पिछले 5-6-7 साल में ही देख रहे थे प्रैक्टिकली कि नॉन कोऑपरेशन एक मेजर ग्राउंड था फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल। तो ये तो बहुत दैट वाज द मेजर ग्राउंड फॉर अरेस्टिंग एंड फॉर रिजेक्शन, बट समटाइम्स ओनली ग्राउंड फॉर अरेस्ट। एक नया सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मालूम नहीं कि आप अक्यूज्ड हो या विटनेस हो, और विजय मदन लाल चौधरी ने में ये लिखा है कि जब तक आप अरेस्ट नहीं होते तब तक आप अक्यूज नहीं हो, यही लिखा है ना। और एक्चुअली आप अक्यूज्ड हो, क्योंकि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, एफआईआर में, शेड्यूल ऑफेंस में आपका नाम आ गया, शेड्यूल ऑफेंस में आपका नाम आ गया, या ईसीआर में भी, ईसीआर में भी आ गया, तो मेरे पास है। उन्होंने आपको बुला लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि आप अक्यूज्ड हो, तो आपको अरेस्ट भी नहीं तभी किया, तो आपसे सारे आप उनसे जवाब ले लिए, सवाल पूछे जवाब ले लिए, उनके नजरिए में आप अक्यूज्ड हो। लेकिन विजय मदन लाल चौधरी कहता है कि जब तक वो अरेस्ट नहीं करें आप अक्यूज्ड नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली उस अक्यूज्ड के सारे आपने स्टेटमेंट ले लिए जो उसको नहीं देने चाहिए। अगर उसको अरेस्ट किया जाता तो नहीं देता, और अभी भी उसको नहीं देने चाहिए क्योंकि आपके नजरिए में तो अक्यूज है ही, लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर भी वो एडमिसिबल है उसके खिलाफ। सर बहुत सारे केसेस में मैं शेड्यूल्ड ऑफेंस में अरेस्टेड हूँ, मैं कुछ केसेस में 6 महीने से अरेस्टेड हूँ, तो मैं एक्यूज तो हूँ। वही सेम ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेट करती है ईडी और कहती है ईडी में आप एक्यूज नहीं है, तो पीएमएलए में मैं एक्यूज नहीं हूँ जबकि मैं अरेस्टेड हूँ। तो कोर्ट से परमिशन लेती है, अरेस्टेड बाय द सीबीआई और बाय द पुलिस, ठीक है ना। तो मैं पुलिस में अरेस्टेड हूँ, मैं एक्यूज्ड हूँ, वहां पे मैं अपना राइट टू साइलेंस क्लेम कर सकता हूँ। आप सेम ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इसमें आप वो कहते हैं ट्रांजैक्शन सेम नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। देखो ऐसा है, ट्रांजैक्शन मतलब कि एक तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब जो पैसा आपने जुर्म के आधार पे लिया उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सर, और दूसरा हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। सर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब वही पैसा, हाँ, जो आपने गलत दुरुपयोग करके लिया, कोई कानून का उल्लंघन करके लिया, उसको आपने प्रयास किया कि जनता को बताया कि वो पैसा सफ़ेद है, ठीक है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ठीक है ना। तो आप देयरफॉर वो कह सकते हैं कि साहब इसमें तो आप एक्यूज नहीं हो। सर पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की यूके की जजमेंट थी कि जब तक पैसा एग्जिस्टेंस में नहीं आ गया तब तक तो प्रिटिगेट ऑफेंस चलेगा, उसके बाद ईडी चलेगा। बट 2021-22 में एक जजमेंट आई है जो बोलती है कि जो प्रोसेस चल रहा है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट टू सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन। का मतलब आप दर्शकों को ये बताना चाहिए कि इस पीएमएलए में एक अमेंडमेंट हुई, संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत जो अंतर है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग का वो खत्म कर दिया गया। मतलब अब सेम, इसलिए आप कह रहे हो कि वो सेम ट्रांजैक्शन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून में संशोधन लाया गया, वो एक्सेप्शन जो आज के दिन चैलेंज हुआ है और जिसका फैसला अभी नहीं हुआ। हाँ, तो फिर मतलब जैसे ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आप अक्यूज्ड हो, आप आरोपी हो, तो आप तो नेचुरली पीएमएलए में आरोपी हो और आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। पहले क्या था सर लॉ कि प्रोजेक्शन या क्लेमिंग एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट था करेक्ट ऑफेंस का, वही लॉन्ड्रिंग है। हाँ, पैसा आपने जनरेट किया शेड्यूल ऑफेंस से, आप अपने घर लेके आगे, मतलब कि 420 में किसी को चीट किया, 420 में आपने चीट किया, 100 रुपए आपने उसमें से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हो गए। करेक्ट।
उस 100 रुपए को आपने आके अपने घर पे रख दिया। Correct. उसको ना अपने बैंक में डाला, ना अपने म्यूचुअल फंड में डाला, ना किसी और तरीके से उसका रूप आपने चेंज किया, उसको Correct. लॉन्डर किया। तो ना आपने प्रोजेक्ट किया, ना आपने उसको क्लेम किया एज अनटेंटेड। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता उस सिनेरियो में। वो पहले डेफिनेशन थी, अब उसको खत्म कर दिया। अब अमेंडमेंट आई और उस एक्सप्लेनेशन में एंड को और कर दिया। करेक्ट। तो यूज भी मनी लॉन्ड्रिंग बन गई, पोजेशन भी मनी लॉन्ड्रिंग बन गया विदाउट एनी फर्दर एक्ट। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आ गई है, जिससे शेड्यूल ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग ओवरलैप हो गए हैं। ये कोई अंतर ही नहीं रहा। कोई अंतर ही नहीं कोई अंतर नहीं रहा। तो जैसे ही आदमी ने कोई क्राइम किया, मान लीजिए 420 शेड्यूल ऑफेंस है, किसी ने भी चीटिंग का ऑफेंस किया, उससे 100 रुपए जनरेट कर लिए और उसने उसके बाद कुछ नहीं किया, पोजेशन, वो PMLA अपनी हो जेब में 100 रुपए रख के घर आ गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप आरोप लग गया। ईडी का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। जुरिस्डिक्शन सर ये बना ही इसीलिए था ताकि अगर जैसे पहले मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स या जो हमारे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह चीज़ें होती थी, उसको टू ब्रिंग इट इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम कई एंटिटीज़ और कई बैंक्स वो काम करते थे, नॉन बैंकिंग, टू ब्रिंग देम विद इन द एम्बिट ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस इनको लाया गया। एंड दैट वाज व्हाट PMLA वाज। इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम दैट टू ब्रिंग विद इन इटसेल्फ। सर कई बार क्या होता है कि मैंने ब्राइब दिया भी नहीं हुआ हो, वो पॉकेट में मेरे पैसे हों, वो शेड्यूल्ड ऑफेंस जो अंडरलाइंग ऑफेंस है ब्राइब देने का, लेट्स अज्यूम कि वो कर रहा है कोई, वो ब्राइब का मनी उसके पॉकेट में, वो तब भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो मनी फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो है। सो इट इज चेंज द एंटायर डेफिनेशन ऑन इट्स हेड। ये तो सारा मतलब कि सारे कानून का जो नजरिया है वही बदल गया। बिल्कुल सर। क्योंकि जो शुरुआत में कानून इसलिए बना था कि जो ड्रग कार्टेल थे, दुनिया के ड्रग कार्टेल थे, हाँ, वो टेररिज्म फाइनेंस करते थे। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई जिसके अंतर्गत हम भी पार्टी बने और विश्व के सभी देशों ने यह तय किया कि कानून लाना चाहिए ताकि टेररिज्म की फाइनेंसिंग नहीं हो, आतंकवादियों की ऐसे फाइनेंसिंग नहीं हो, ड्रग द्वारा फाइनेंसिंग नहीं हो। अब आपने वो तो बहुत कम केस हैं। अब तो आप ऑर्डिनरी लॉ में ले आते हो और 420 में सबसे ज्यादा 420 में आपको अगर बेल लेना हो, CBI 420 का केस करती है, आपको बेल लेना हो या पुलिस करती है तो बेल तो आपको मिल जाएगी 420 में, लेकिन वही 420 MLA में आ जाए तो आपको बेल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ये तय करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मैं तो इनोसेंट हूँ। वो तो आप बता ही नहीं सकते जैसे आप बता रहे हो। सर इसके चलते क्या होता है कि आजकल क्योंकि इन बेल एप्लीकेशंस की सुनवाई इतनी लंबी चल रही होती है, ट्रायल कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, अगर हम देखें आज के दिन हाई कोर्ट में 2:30 बजे हर एक सिंगल जज के सामने, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑन एन अक्यूज कि उन्होंने प्रूव करना है कि वो गिल्टी नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट्स जो बेल एप्लीकेशन नॉर्मली 10 मिनट या 15 मिनट चलती हैं, PMLA के केसेस में वो दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे चलती रहती हैं। और उसके चलते नॉर्मल क्रिमिनल लॉ का जो रोस्टर है वो पूरा ही सर पीछे चला गया है, बिकॉज हर एक जज आजकल बिकॉज ऑफ द ट्विन कंडीशन वो उनको ये सुनना पड़ रहा है as a matter of course, and Supreme Court भी बदल रहा है from a court of appeal which makes the law to a bail court, where people are coming up to the Supreme Court because they have to show that they are not guilty of the offense. करेक्ट। वो तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। और जो हमारा पूरा पेंडेंसी है क्रिमिनल अपील्स का, जो मर्डर, रेप, जो बाकी के केसेस हैं, वो सब सर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हर एक सिंगल जज के सामने ED बोलते हैं कि नहीं, या तो बट इसलिए तो स्पेशल कोर्ट बने हैं ना आदित्य, हर सिंगल जज के तो नहीं है ना, क्योंकि इफ इट इज एन MLA MP देन इट्स अ स्पेशल कोर्ट। सर लेकिन हाई कोर्ट में तो सर सबके सामने सबके आगे हैं। सिर्फ MP MLA केस में सर स्पेशल जज है, बाकी सारे केस सब सुन रहे हैं। बट तो चर्चा में आ रहा है, कई केसेस में 4-4, 5-5 बयान लिए गए, कई केसेस में जी, हाँ, और उसमें बड़े बड़े लोग भी फंसे हुए हैं। तो ये तो अदालतों को पता करना चाहिए कि बयान है क्या, और ये तो देने चाहिए लोगों को ना, कि ये लोग ऐसे मतलब कि जेल में बैठे हुए हैं और साथ साथ में एक बार अरेस्ट हो जाओ तो आपकी बेल तो हो ही नहीं सकती PMLA में, कई महीने निकल जाते हैं। एक्चुअली सर 167 CRPC जो है वो ये बोलता है कि व्हेन यू आर 167 CRPC वो वाला प्रावधान है सर जिसके अंडर अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद हर 15-15 दिन या जितनी भी दिन आपने प्रोड्यूस करना हो आप उनको रिमांड कर सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ना। जैसे अर्शदीप जी ने बोला था कि 60 दिन की मोहलत मिलती है,
अब उसमें एक प्रावधान है जो बोलता है कि द मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज आफ्टर पेरूजिंग द डेली डायरी, करेक्ट, वो तो है ही नहीं है और वो है नहीं। तो लर्नेड मैजिस्ट्रेट के पास या स्पेशल जज इन दिस केस के पास ये भी तरीका नहीं है देखने का कि अच्छा इसमें कितने स्टेटमेंट्स हुए थे। और हमारे दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के अंडर सर क्या होता है कि द मैजिस्ट्रेट और द स्पेशल जज ऑथराइजिंग डिटेंशन हैज़ टू साइन द डेली डायरी एज अ टोकन ऑफ हैविंग सीन इट, ताकि कल को कोई और स्टेटमेंट इंसर्ट भी ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये भी नहीं हो पाता है सर। तो वाइल द स्पेशल जज इज ऑब्लिगेटेड टू सी ऑल स्टेटमेंट्स, Correct. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेली डायरी अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता है सर। तो ये कैसा प्रोसीजर हुआ? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ तो नहीं हुआ ना, इट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड डिओर्स द लॉ विदाउट रेफरेंस टू एनी लॉ। मतलब कि उनका ये प्रोसीजर मतलब कि ईडी का प्रोसीजर है ये, तो ईडीज प्रोसीजर बिकम्स द लॉ। तो सर वो उसके लिए सेक्शन 71 पे रिलाई करती है। पीएमएलए में एक सेक्शन डाला है कि पीएमएलए विल बी एप्लीकेबल इफ इट इज एप्लीकेबल, अगर कुछ कॉन्ट्रेरी है तो पीएमएलए लगेगा, नहीं तो कुछ और लग सकता है। देखो आपने जैसे पहले कहा दर्शकों को कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, Yes, sir. ठीक है ना। और अगर कोई पीएमएलए में ऐसा प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये प्रोसीजर है, चाहे टेक फॉर एग्जांपल सीजर, यस सर, सीजर का प्रोसीजर पीएमएलए में अलग है, ठीक तो है, फिर पीएमएलए का लगेगा। पीएमएलए का लगेगा, ठीक है ना। सो लेकिन समन्स के बारे में कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो सीआरपीसी होना चाहिए, बताना चाहिए अक्यूज्ड हो या विटनेस हो। और सीजर एंड सर्च का प्रोसीजर भी पीएल में अलग है, अलग है ना, अटैचमेंट का भी हाँ। अलग तो है। इसलिए 71 कहता है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां पीएमएलए लागू रहेगा, जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां सीआरपीसी लागू रहेगा। लेकिन विजय मदन लाल चौधरी ने यह कह कर दिया कि नहीं, जो भी ईडी करेगी वही प्रोसीजर वही सही है। तो ये तो एक बड़ी गंभीर बात है। सर एक चीज और गंभीर है कि दो लोगों ने ऑफेंस किया है, अब उन्होंने जिसके साथ ट्रांजैक्शन करी है उसको सेक्शन 23 में बोलते हैं इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन, तो जिसके पास पैसा गया वो भी गिल्टी है। तो मैं इनके साथ 10 साल से धंधा कर रहा हूँ, इन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया, मुझे उस ऑफेंस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जिसके साथ मिलके ऑफेंस किया उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं और मुझे भी ये बताना है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। अच्छा, वो तो कैसे तो होगा? वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड हो गए करेक्ट, तो आप गिल्टी हो गए। करेक्ट, आपको पीएमएलए में ईडी बोलता है कि मुझे मेंसरिया भी नहीं बताना, करेक्ट, तो ये बंदे को पैसा छू के गया है तो ये गिल्टी हो गया। तो फाइनेंशियल सिस्टम में जिसके पास पैसा छू रहा है वो गिल्टी हो जा रहा है। मतलब कि वकील के पास फीस भी आ जाए वो भी। तो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, अब देखो। नहीं सर, पहुंचे हैं, किसी पहुंचे केस हैं? में तो पहुंचे हैं बिल्कुल। अच्छा? वकीलों के पर बहुत कम। हाँ, बहुत कम वकीलों के फोन सीज हुए हैं, ये पहुंचे हैं वहाँ पे। रियली? बिल्कुल सर। हमारे एक केस में सर क्लाइंट 2013 से ट्रांजैक्शन कर रहा था, जो एक्चुअल ऑफेंस है वो पहली बार 2018 में हुआ। अच्छा, तो जो 13 का पैसा था उसको 19 में वापस किया गया। अच्छा, तो जो वापसी के लिए जिस बंदे ने वापसी किया उसका सोर्स ऑफ फंड 18 के ऑफेंस से था, हाँ, तो उनको बोल दिया तू भी गिल्टी है, और अनफॉर्चुनेटली इज इनसाइड फॉर लास्ट 1 year एंड 3 months। एक और चीज़ आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि ये जो पीएमएलए है ये तो लागू हुआ 2005 में जी, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ लोगों को पीएमएलए के अंडर अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन जो भी उन्होंने धंधा किया हो वो 2000 का हो या उससे पहले का हो। जी। तो ये कैसे होता है? फिर ये एक मुद्दा था जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मुद्दा बहुत चला ये। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि किसी ने शेड्यूल ऑफेंस 1990 में किया, हाँ, 420 का एग्जांपल ले लेते हैं, और उस 420 से उसने एक घर बना लिया। बिल्कुल, अब वो उस घर में रह रहा है 1990 से, हाँ, और 2005 में पीएमएलए आई, हाँ, 2009 में 420 शेड्यूल ऑफेंस बन गया। हाँ, आप उस घर में रह रहे हैं, हाँ, अब ईडी कहती है क्योंकि आप उस घर को पोजेस कर रहे हैं, वो और आप continuing यूज offense कर रहे हैं और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो 1990 की शेड्यूल ऑफेंस के लिए जब पीएमएलए था ही नहीं, 2009 के बाद में आपको तो ये तो PMLA में अगर prosecute कोई किसी ने कुछ मतलब कि 1960 में किया बात क्यों हो 1980 में हो, जी। वो भी पीएमएलए वो भी ला रहे हैं। आप जितना पीछे चले जाइए, कोई वो क्योंकि कहते हैं हम उस डेट को देखेंगे जिस डेट पे वो शेड्यूल ऑफेंस पर ये तो कमाल है। इसका मतलब कि सरकार तो ऐसे कानून चाहेगी। सर उन्होंने पहले बोला, तो अब क्या बोलते हैं वो कि पीएमएलए में आने से पहले उसको हम बोलेंगे प्रीडिकेट ऑफेंस, हाँ, करेक्ट, जैसे ही शेड्यूल में डाल देंगे हम उसको बोलेंगे शेड्यूल्ड ऑफेंस। करेक्ट।
अब आदमी कुछ तो करता ही है जिंदगी में। हाँ। तो आदमी ने पैसे लिए, अब उसने पैसे कमा लिए 1990 में ड्रग फंडिंग से। अब वो पैसे उसके बह गए, डूब गए, कुछ भी हो गया। अब वो जिंदगी में जो भी काम कर रहा है उस काम को वो बोलते हैं कि ये आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो आप इसके लिए भी गिल्टी है। इस मुद्दे में सर एक और बड़ी इशू जो हम देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो बड़ी attach हो रही विचित्र है। बातें बता रहे हो आप। सर प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है हमारे केसों में, देखिए 1940-1950 की एक प्रॉपर्टी है और उसको वो अटैच कर लेते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंस एक कॉन्सेप्ट में कर लेते हैं। करेक्ट। वो भी बहुत बड़ा पैसा अभी आपको मिलता नहीं है जी। तो उसका जो अगर 10 करोड़ जी। का ऑफेंस हुआ है वो तो खर्च हो गया, जी। तो कहते हैं कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हम कोई भी प्रॉपर्टी हम attach 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 कर कर लेंगे। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन एक और मुद्दा जिस पे थोड़ी से आपका मैं ख्यालात सुनना चाहता हूँ कि सेक्शन 120 का मुद्दा, कंस्पिरेसी का मुद्दा, और ये कंस्पिरेसी शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है, जी। 120 जी। शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है। जी। तो आप किसी भी आरोप, किसी भी केस में किसी को भी नाम लेकर बोल सकते हो कि ये तो कंस्पिरेटर है, जी। हाँ, तो उसको तो कभी बेल नहीं मिलती। और कंस्पिरेसी कभी मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कंस्पिरेटर नहीं हूं, क्योंकि जब तक ट्रायल में प्रूव नहीं होगा कि मैं कंस्पिरेटर हूं, उससे पहले तो मैं कह ही नहीं सकता मैं नहीं कंस्पिरेटर, तो मुझे तो बेल मिलेगी नहीं। जी। तो कई ऐसे केस हुए हैं। जी सर। तो क्या ख्याल है आपका? बट सर एक चीज़ बड़ा फायदेमंद ये हुआ है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने वो तो पीछे ही हुआ है। प्योर एंड सिंपल कंस्पिरेसी बाय इटसेल्फ इफ इट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। नहीं, बट वो साथ में हो जाएगा ना। साथ में अगर कोई अगर 420 के में साथ अगर कोई conspiracy हो 120 भी लग या जाए। किसी और आईपीसी ऑफेंस में कंस्पिरेसी हो तो वो लग गया। बिल्कुल। हाँ, तो आपका घूस फॉर एग्जांपल, करप्शन, उसमें आप कह सकते हो कि ये तो ही वाज द माइंड ऑफ द एंटायर ट्रांस, कह सकते हो ना, ठीक है ना। वो कैसे प्रूव करेगा कि ही वाज नॉट द माइंड? और वो ट्रायल पे ही करेंगे तो सर। ट्रायल पे उससे पहले उसको बेल कैसे मिलेगी? एट बेस्ट उनको रिमांड एप्लीकेशन या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो ये दो चीज़ें अभी मिलने की फाइनली एक ऑर्डर हुआ है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की, जब आप अरेस्ट होते हैं तो किस कारण आप अरेस्ट हुए वो आपको मिलने का राइट है। वो कहेंगे कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी तो बोलते फिर हैं। और उससे उसके बात तो basis कहेंगे पे। नहीं, बाकी तो कहेंगे कि साहब वो तो ट्रायल में प्रूव होगा जी। कि आप कंस्पिरेटर थे या नहीं थे, वो तो हम उस समय हम पूरी एविडेंस देंगे। तो उससे पहले उस शख्स को जो 120 के अंतर्गत अरेस्ट होता है, जिसके साथ कोई भी 420 या 467 या फोर्जरी या किसी भी जुड़ा हो, तो उसको तो बेल मिलेगी नहीं अगर वो कंस्पिरेटर है तो, बिल्कुल सर। क्योंकि वो एविडेंस तो सामने आएगी ही नहीं। सर दिक्कत सारी ये सेक्शन 45 की है, क्योंकि वहाँ थ्रेशोल्ड इन्होंने इतना हाई रखा हुआ है कि जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं 120B का, आदमी तो ट्रायल में प्रूव कर सकता है कि मैं conspirator हूँ। बिल्कुल। जी, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्रैकोनियन प्रोविजन है हाँ। 45 की। और वो ट्रायल भी तो तब बात आई जब शेड्यूल्ड ऑफेंस में चार्जशीट हो। कई बार शेड्यूल्ड ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई होती है और उसके बावजूद ईडी ने अपने कंप्लेंट डाल दिए होते हैं। मैटर प्रोसीड्स टू वेरी फ्यू इंस्टेंसेस, बिकॉज आजकल आप तो किसी को भी किसी स्टेज पे भी जी। आप कंस्पिरेटर बना सकते हो, कभी मर्जी सर। कभी बना सकते हो। सर सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर करी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है क्योंकि वो कुछ और इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब ईडी क्या करती है, वो शेड्यूल्ड ऑफेंस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो अपनी कंक्लूजन्स पे पहुंचती है। तो कहती है कि ये बंदा शेड्यूल्ड ऑफेंस में 120B में है, सीबीआई नहीं बोल रही, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पीएमएलए में भी डाल रहा हूँ और फिर मैं पीएमएलए की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन अब आप पैसे के अलावा सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हो क्योंकि पैसा तो सिस्टम में है ही है, हर आदमी ने कुछ ना कुछ किया ही है। Correct. तो आप शेड्यूल्ड ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर जो मर्जी ट्रांजैक्शन आपको पसंद आती है, उस बंदे ने डील किया हो ना किया हो, उसको पहले आदमी का नाम भी ना पता हो, उसको भी बोलते हैं कि आप इनडायरेक्टली इस मनी लॉन्ड्रिंग का पार्टिसिपेट किए हैं, Correct. इसलिए आपने ऑफेंस किया। आप चाहे 1990 से कर रहे हैं ट्रांजैक्शन इस आदमी के साथ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो बड़े, और इसमें जो कंपनियों के खिलाफ, जो कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ भी पीएमएलए अक्सर होता है, तो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होती होगी। सर इसमें एक वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रोविजन है। ज़्यादातर सबने सुना होगा कि 138 के केस में जो कंपनी का डायरेक्टर है वो एक्यूज होता है चेक बाउंसिंग के केस में। लेकिन पीएमएलए एक अकेला ड्रैकोनियन एक्ट है, सीरियस ऑफेंस का एक्ट है, जिसके अंदर वाइकेरियस लायबिलिटी है। तो पीएमएलए ये बोलता है कि एक कंपनी ने ऑफेंस किया,
अगर मैं उस कंपनी का एमडी हूँ और मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है तो भी मैं पीएमएलए में गिल्टी हूँ। सीबीआई में 2G के केस में सुनील एक भारती, चार्टर्ड अकाउंटेंट का उदाहरण ले लो। सीबीआई के केस में 2G केस में सुनील भारती मित्तल जजमेंट आई, करेक्ट। तो नीचे वाले जज साहब ने बोला कि कंपनी की कॉमन सील तो ऑफेंस कर नहीं सकती, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंपनी की ऑल्टर ईगो होगा। करेक्ट। तो क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्टर ईगो है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को समन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर 5 लोग मिलके कर रहे हैं तो वो तो कंपनी पे माना जाएगा, लेकिन कंपनी कर रही है तो लोगों पे नहीं माना जाएगा। करेक्ट। लेकिन पीएमएलए ये भी नहीं मानता। पीएमएलए कहता है आपने कुछ भी ना किया हो, आप एक कंपनी से सिर्फ जुड़े हुए हैं तो भी आप 2 साल जेल रह सकते हैं। तो मतलब कि आपको सिर्फ प्रोप्राइटरशिप खोलनी है हिंदुस्तान में। ये डिपार्चर है सर हमारे नॉर्मल आईपीसी से। करेक्ट। जो हमारी नॉर्मल आईपीसी के ऑफेंसेस है उसमें कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं। करेक्ट। करेक्ट। कानून कहता है कि जब तक आप दिखाएंगे ही नहीं कि उस आदमी ने क्या किया है, कोई एक्ट की है, कोई ओमिशन की है, आप मेरली उसकी डेजिग्नेशन पे उसको करेक्ट, मुजरिम नहीं बना सकते। करेक्ट, करेक्ट। पीएमएलए में इसको डिपार्चर आईपीसी में नहीं, कई ऐसे कानून हैं जिसमें कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं मानी जाती जब तक उसका कोई एक्शन नहीं हो उसके प्रति। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होनी जरूरी है। उसने कुछ किया है, उसको जानकारी तो होनी चाहिए। उसको जानकारी भी नहीं है तो कैसे बताएगा कि जानकारी नहीं है? वो तो कहेंगे साहब एविडेंस में पता चलेगा। और एविडेंस कभी होता नहीं है क्योंकि ट्रायल ये चलाते ही नहीं। और इन्वेस्टिगेशन 2% ट्रायल होता है, 2% ट्रायल करेंगे। बट एक और चीज़ हो रही है पीएमएलए में, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर लूँ कि ये कंप्लेंट जब फाइल होती है तो ये एक सप्लीमेंट्री कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं जी। तो और सेकंड सप्लीमेंट्री कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, राइट। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट तो फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको पहले बताना होगा जब पहली चार्जशीट फाइल करोगे इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, परमिशन लेंगे। लेकिन ये क्या प्रावधान पीएमएलए में है? सर पहले नहीं था, अब इन्होंने अमेंडमेंट में लेके आए हैं कि राइट टू फाइल सप्लीमेंट्री कंप्लेंट ईडी को ये दिया गया है। अब पीएमएलए में ये प्रावधान ये अभी आया है जी। पर प्रैक्टिकली सर हम क्या देखते हैं, जैसे 173(8) जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट होती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में, वो उस चीज पे आती है जो कोई नया मटेरियल या कोई नया एविडेंस पुलिस को मिलता है या सीबीआई या प्रेडिकेट ऑफेंस एजेंसी को मिलता है। करेक्ट। यहाँ देखते हैं कि ट्रांजैक्शन ईडी की नॉलेज में है, करेक्ट, पर उनको क्योंकि 60वें दिन पे चार्जशीट डालनी है ताकि उस आदमी को बेल ना मिले, करेक्ट, वो जिसे हम इनकम्प्लीट एक चार्जशीट, एक मुद्दा, ये भी तो बड़ा मुद्दा सर चल रहा है कोर्टों में। अभी ये डिसाइड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते, 60 दिन में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, उसको बेल नहीं मिलती, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन को चाहे 4 साल लगे उस बेचारे को बेल नहीं मिलेगी। राइट टू स्पीडी ट्रायल सर आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट टू इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इसमें तो राइट टू स्पीडी प्रोसिक्यूशन है इसमें। और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं सर ट्रायल तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो रही, एक 1.5 साल से लोग कस्टडी में हैं। मैंने सुना है कि लगभग केवल 25 केस हैं, लगभग 1100 केस फाइल हुए हैं पीएमएलए के अंतर्गत, कोई 25 में से 24 की कन्विक्शन है, 25 का ट्रायल हुआ है। कितने साल हो गए? और इन्वेस्टिगेशन सर जो चलता रहता है उसका कोई भी लिमिट नहीं रहता है, बिकॉज जो ईडी करती है वो ये आज ऑफेंडर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आज मैंने सपोज अर्शदीप जी को अरेस्ट किया तो मैं अर्शदीप जी के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल करूंगा विदिन 60 डेज। मुदित जी के बारे में मुझे पता होगा कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन करे हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको छूंगा नहीं। उसके बाद मैंने इनको अरेस्ट किया और 60 दिन में, तो अर्शदीप जी तो बेचारे अभी भी जेल में रहे, और वो जब भी कुछ बोलना चाहे बेल में तो ईडी कहेगी मेरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी जारी है। मैंने किसी और का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जिन्होंने अर्शदीप जी का नाम लिया है, तो जो अर्शदीप जी ने पॉइंट्स लिए हों अपने फेवर में वो उससे कवर कर लेते हैं फ्रॉम अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, बिल्कुल, व्हिच अर्लियर वुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज अ शिफ्टिंग गोल पोस्ट हम माने रहते हैं। दैट इज अ डिफिकल्टी। इस कानून में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ईडी अपने स्टेटमेंट को एडमिसिबल बोलने के लिए बोलती है कि मैं पुलिस अफसर नहीं हूँ। तो अब मैं पुलिस अफसर नहीं हूँ तो इसीलिए मैं मेरे ने जितने बयान दिए वो एडमिसिबल है। ये तो विजय मदनलाल चौधरी ने कह दिया कि ये पीनल स्टैट्यूट है ही नहीं। लेकिन सर मतलब इसमें आपको 7 साल की सजा हो सकती है लेकिन पीनल स्टैट्यूट नहीं है, क्योंकि वो इनको इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी बोल दिया। लेकिन सर इसमें बिल्कुल खास बात क्या है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो 173(8) पे जाते हैं। करेक्ट। तो जो पुलिस ऑफिसर कर सकता है चार्जशीट डालने के बाद,
उसके फायदे की चीज तो अपने पे रखते हैं, करेक्ट, लेकिन कहते हैं मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब 173(8) में उन्होंने बोल दिया कि आपको परमिशन लेना लेनी जरूरी पड़ेगा है। कोर्ट से। अब यहाँ पे बिना परमिशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे चल हैं। रही है। सेक्शन 50 सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं आप। Correct. आपके पास इन्वेस्टिगेशन का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप बंदे को गिरफ्तार कर लिए हैं। सही बात है, सही। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अब क्या किया जाए। इन एनी केस सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमने बैठ के जो बारीक मुद्दे हैं जिसके आधार पे आज के दिन इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ईडी इस कानून के आधार पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को बेल नहीं मिलती और इस कोर्ट्स के सामने मुश्किलें क्या आती हैं, क्योंकि कोर्ट्स जब तक इन्वेस्टिगेशन सही ना हो, हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन गलत होगी तो कोर्ट के फैसले भी गलत होंगे, इन्वेस्टिगेशन सही होगी तो कोर्ट के फैसले भी सही होंगे। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में वो कलंकित हो तो निश्चित रूप पे फैसले भी कलंकित होंगे। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जो एक लोकतंत्र देश है, ऐसा कानून आज लागू है जिसके अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, चाहे एविडेंस हो या नहीं हो, और जिसको भी आप गिरफ्तार करोगे उसको बेल मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसी चर्चा के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं युवा लोगों को इसलिए बुलाया था कि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है कानूनी जानकारी के वहाँ नीचे क्या होता है, किस तरह ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।